अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज के साथ हम हाजिर हैं। ये मैथमेटिक्स के लेक्चर्स उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन से वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मैथमेटिक्स जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से जहां पर बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाती है वहां पर मैथमेटिक्स की तैयारी भी करवाई जा रही है। और किसी भी वन पेपर की पोस्ट की तैयारी के लिए या टीचिंग जॉब्स की तैयारी के लिए और कोई भी ऐसी पोस्ट जहां पर मैथमेटिक्स आपका रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, आप हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। यानी कि इसमें हम वो वाले कॉन्सेप्ट्स, वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बेसिकली मैथमेटिक्स से रेलेवेंट हैं और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से रेलेवेंट है। यानी कि आपकी डेली लाइफ के फाइनेंसेस, आपका प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, इंश्योरेंस, इस तरह के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो आगाज हम करते हैं। हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का। आपने रेशियो देखी होगी चीज कि रेशियो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप दो वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। प्रोपोर्शन में हम ज्यादा वैल्यूज का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। एक्चुअली हम दो रेशियोज का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। तो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज इसको फर्दर देखते हैं कि अगर आपके पास चार क्वांटिटीज हैं ए, बी, सी और डी, तो आप उनको दो रेशियोज की फॉर्म में लिखते हैं, जिस तरह ए रेशियो बी और सी रेशियो डी। तो ये दो रेशियोज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, रेशियो ए और बी और रेशियो सी और डी के दरमियान, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं या फिर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखते हैं, वो हम इस वे में लिख लेते हैं। लेकिन ये जनरलाइज्ड है। अभी आगे चलकर हम देखेंगे कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हुए हमने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम दो रेशियोज के दरमियान जब एक रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे या जब हम चार क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, दैट विल बी नोन एज प्रोपोर्शन। हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रेशियो का जो रिलेशनशिप है वो इक्वल है सेकंड रेशियो के रिलेशनशिप के। अब ये जो हमारे पास प्रोपोर्शंस होते हैं दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी बढ़े और एक के कम होने से दूसरी कम हो जाए। यानी कि जो एक क्वांटिटी के साथ हो रहा है वैसा ही दूसरी क्वांटिटी के साथ हो रहा हो। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी कम हो जाए और एक के कम होने से दूसरी बढ़ जाए। तो ये हमारे पास दो अलग अलग तरह से हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज होगी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और ये दो हमारे पास होगी इनवर्स प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट में एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी और अगर पहली कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी। तो ये जो हमारे पास रेशियोज होती हैं इनको हम लिखते हैं। अब यहाँ पे है इफ द रेशियो ए रेशियो बी इज द सेम एज द रेशियो सी रेशियो डी। यानी कि अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो आप इसे फिर इस तरह लिखेंगे, ए रेशियो बी को आप इस तरीके से लिख लेंगे, सी रेशियो डी को आप इस तरीके से लिख लेंगे और जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई डी विच विल बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बी। तो ये रिलेशन बनेगा। लेकिन अगर इनवर्स रिलेशन है तो फिर आपने कैसे लिखना है, फिर आपने ए रेशियो बी और सी रेशियो डी का रिलेशनशिप कुछ यूं लिखना है कि अगर इसको आप इस तरह लिख रहे हैं, यानी कि पहली क्वांटिटी को न्यूमरेटर दूसरी को डिनोमिनेटर, तो इसमें उलट कर देंगे, दूसरी को न्यूमरेटर और पहली को डिनोमिनेटर। तो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा वो ए मल्टीप्लाई सी दैट विल बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई डी। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस को डील करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चैप्टर का पहला पेज है, ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। इसमें से क्वेश्चन अक्सर ही आया होता है और ये आपने अच्छे वे में क्लियर करना है। तो अगर आपको ये लिखना आ गया कि रेशियोज को जब आपने लिखना है इस तरह इक्वलिटी के साइन के साथ तो कैसे लिखना है, अगर आपने इसमें मिस्टेक नहीं की तो आपका क्वेश्चन कंफर्म ठीक हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको फर्दर चीजें समझ में आएंगी कि एक वर्कर अर्न करता है 43,525 डेज में, वो कितना कमाएगा 4 दिनों में। अब आपने दिन कम किए हैं तो डेफिनेटली हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कम दिन काम करेंगे तो इनकम भी कम होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम लिख लेते हैं अर्निंग, ये हमारा एक पैरामीटर है, एक तरह की क्वांटिटी है, और दूसरा हम लिख लेते हैं डेज। अब आपके पास अगर 43,000 अर्निंग है 25 डेज में और
आपने अर्निंग फाइंड आउट करनी है 4 डेज में, तो रिलेशनशिप डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशनशिप को लिखने का तरीकेकार ये है कि इसके लिए अगर आप इस तरतीब से क्वांटिटीज ले रहे हैं तो इसमें भी सेम इसी तरतीब से लिखेंगे। तो इसको हम कुछ यूं सॉल्व करेंगे कि ये तरतीब अगर हम फॉलो करें तो x को न्यूमरेटर लिया है, 43,000 को डिनोमिनेटर, तो दूसरी साइड पर भी निचली क्वांटिटी को आपने न्यूमरेटर लेना है, दूसरी को ऊपर वाली को डिनोमिनेटर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या 43,000 को सिंपली उधर ले जाएं क्योंकि x को आपने फाइंड आउट करना है। तो 4 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 43,000। जब आप ये करेंगे तो ये आपका सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपकी मल्टीप्लीकेशन है और आपके पास आपका आंसर आने जा रहा है 6,880। यानी कि जिसे हमने लिखा था ना 4 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई 43,000, वो एक ही बात है कि 43,000 ने 4 के साथ मल्टीप्लाई होना, डिवाइड होना 25 के साथ, तो उसकी 4 दिन की इनकम होगी 6,880। इसको हमने ये देखें, ये प्रोपोर्शनल मेथड से, हमारे वाले मेथड से इन्होंने इसे सॉल्व किया। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रेड 8 स्टूडेंट्स आर पैकिंग गिफ्ट्स फॉर नीडी चिल्ड्रन। If they pack 128 gift boxes in 4 hours, how many gifts will they pack in 7 hours? ये भी आसानी से समझ में आने वाली बात है कि अगर 4 घंटों में 128 बॉक्स पैक कर रहे हैं, उन्हें 7 घंटे दे दें, वो ज्यादा ही पैक करेंगे, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। टाइम बढ़ाने से उनकी वर्किंग बढ़ेगी। तो हम कहते हैं 128 बॉक्सेस और 4 आवर्स, और हमने देखना है कितने बॉक्सेस होंगे 7 आवर्स में। ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है, तो आप लिखेंगे x डिवाइडेड बाय 128 और 7 डिवाइडेड बाय 4। आपने इसकी नीचे वाली क्वांटिटी को न्यूमरेटर लिया है तो इसकी भी नीचे वाली क्वांटिटी को ही न्यूमरेटर, यानी कि लिखने की तरतीब आप सेम रखेंगे अगर आपका ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब आपने इससे आगे सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही करनी है और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, 12 आदमी वाटर करते हैं एक फील्ड को 9 घंटे में, आपको कितने आदमी चाहिए कि सेम फील्ड 4 घंटों में हो जाए? अब देखें, आदमी ज्यादा 12 हैं, 9 घंटे में काम पूरा हो रहा है। आप वही काम 4 घंटों में करवाना चाह रहे हैं तो आपको आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि टाइम कम किया है, आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। ये रिलेशन तो डायरेक्ट नहीं है, ये वाला रिलेशन आपके पास हो गया इनवर्स। तो इनवर्स रिलेशनशिप को सॉल्व करने का तरीकेकार चेंज हो जाएगा। हम लिख लेते हैं मेन, इधर हम लिख लेते हैं आर्स। हमने इनका रिलेशनशिप देखना है। अगर 12 आदमी होंगे 9 घंटे लगेंगे, और अगर हमारे पास जो 4 घंटे में काम करना हो तो आदमी कितने रिक्वायर्ड है ये हमने मालूम करना है। अब ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन है, तो इसको अगर हम इस तरतीब से लिख रहे हैं तो इसको इस तरतीब से लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 12 विल बी इक्वल टू, अब ये इस तरह तरतीब है तो 9 डिवाइडेड बाय 4। हम 12 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 9 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 12, 4 3 आर, तो ये 9 3 27 आदमी चाहिए होंगे अगर आप वही काम वही खेत 4 घंटे में वाटर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। इफ 12 men complete the construction of a wall in 6 days, how many days will 18 men construct the same wall? आपने आदमी बढ़ा दिए हैं, काम जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि आदमी ज्यादा करने से टाइम कम लगेगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है। आप एक तरफ दिन ले लेते हैं, एक तरफ आदमी, जिसको आपने फाइंड आउट करना है उसको आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो दूसरे को इनवर्स डायरेक्शन में लेंगे। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो फिर इसको इस डायरेक्शन में ले लेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसे किस डायरेक्शन में काउंट करना चाहते हैं। तो उसके बाद बाकी का सोल्यूशन आसान है कि ये हो गया x डिवाइडेड बाय 6 और ये आपके पास हो गया 12 डिवाइडेड बाय 18, यानी कि ये लिखा हुआ है और इससे आ गया सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लाइब्रेरी 11 persons arrange 319 books. How many persons are required to arrange 725 books in the same duration? अगर आप काम बढ़ा देंगे तो आपको आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपने 319 किताबों से 725 किताबों पर आना है तो 11 आदमियों की बजाय आपको ज्यादा आदमी चाहिए। ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि प्रोपोर्शन क्या चीज है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है और उनको जज कैसे करना है, उनको सॉल्व करते वक्त तरतीब कैसे रखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक इसी का सेकंड पार्ट आता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। भाई ग्राफ में आपने चीजों को इस तरीके से लेकर चलना है कि ये एक्स एक्सिस है, यहां पर एक क्वांटिटी है, ये वाई एक्सिस है, इस पर दूसरी क्वांटिटी है। अगर डायरेक्ट रिलेशन होगा ना तो जब कोई क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे बढ़ेगी तो वो वाई एक्सिस पर भी बढ़ेगी, चाहे कम बढ़े चाहे ज्यादा।
इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ती चली जाएंगी, उनका रिलेशनशिप आपको स्ट्रेट लाइन में मिलेगा। तो वो ओरिजिन से शुरू होगा और ऑनवर्ड आगे चलता चला जाएगा। तो हम कहते हैं कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x देन y इज इक्वल टू kx, जहां पर k हमारे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, वो रैंडमली कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब चूंकि पेपर में हमने ग्राफ बनाकर नहीं आना तो हम इस चीज को छोड़ते हैं। जस्ट मैंने आपको यह बताना था कि y इज इक्वल टू 2x kx, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इनवर्स प्रोपोर्शनल में क्या हो जाता है, उसमें आपने डायरेक्ट रिलेशन ही दिखाना होता है, आपने इनवर्स दिखाना होता है। देन y विल बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x, यानी कि एक्चुअली हम इसे कुछ यूं लिखते हैं कि y इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये हमने शो करना होता है कि k मल्टीप्लाई हो रहा है 1 डिवाइडेड बाय x से, वहां पर k मल्टीप्लाई हो रहा था x से, यहां पर 1 डिवाइडेड बाय x। जब आप उसे सिंपल लिखना चाहेंगे तो इस वे में लिख सकेंगे। तो अगर दो क्वांटिटीज में दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, वो हमने उससे पहले डिस्कस कर ली बात। यहां पर अगेन हमारे पास ये बात रिपीट में आ रही है। तो यहां पर ये देखें, ये हमारे पास ग्राफ इनवर्स चल रहा है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में चीज आ रही है। तो इफ ग्राफ गोज अप एज x इंक्रीजेस, अगर x के इंक्रीज करने से ग्राफ ऊपर जा रहा है तो वो डायरेक्ट रिलेशन है, वो जो हमने पहले पढ़ा था कि इस तरह जा रहा है। लेकिन अगर ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एक कर्व रिलेशनशिप बनेगा और वो इनवर्स रिलेशनशिप काउंट होगा कि x में तो वैल्यू आगे जा रही है लेकिन y में वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ये आपके पास एक कर्व बन जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, ये कर्व बन जाएगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन द फॉलोइंग। यहाँ पे तो आपने सिंपली सॉल्व करना है ना, y डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8, y डिवाइडेड बाय 32 इट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8। आपने 32 को दूसरी साइड पे ले जाना है, यहां पर डिवाइड हो रहा है वहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 आर 32, 4 3 से मल्टीप्लाई हो गया 12। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन होता है उसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस होने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे पास दो रेशियोज हैं, दो रेशियोज ये हैं, हमने इनको इस तरीके से लिख लिया पहले तो y डिवाइडेड बाय 60। अब इससे आगे आपने इसे सिंपली सॉल्व ही करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि अगर 21 और 28 का रिलेशनशिप हो दो क्वांटिटीज में और हम पहले की जगह 70 लिख लें तो दूसरे की जगह क्या लिखना है, तो 21 28, पहले की जगह 70 आ गया, दूसरे की जगह हमने फाइंड आउट करना है। अब आप इसे लिख लें 21 डिवाइडेड बाय 28, 70 डिवाइडेड बाय x। इससे आगे आपने सिंपली मल्टीप्लीकेशन ही करनी है। कहते हैं व्हाट इज द मिसिंग टर्म, इसके अंदर मिसिंग टर्म ढूंढना है, ये सिंपल ही है। 5 आदमी कंप्लीट करते हैं टास्क को 2 दिनों में, कितने दिन लगेंगे अगर एक आदमी काम करेगा। आप आदमी कम कर रहे हैं, आपको टाइम बढ़ाना पड़ जाएगा, ये इनवर्स आपके पास रिलेशनशिप है। इजाज रीड करता है 20 पेजेस होली कुरान के 55 मिनट में, वो कितने पेजेस करेगा, रीड करेगा 120 मिनट्स में। अगर वो ज्यादा टाइम उसे मिल गया तो डेफिनेटली वो ज्यादा पेजेस रीड करेगा। ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है। 9 फुटबॉल्स की कीमत ये है, 4 की बताएं, ज्यादा फुटबॉल ज्यादा कीमत, थोड़े फुटबॉल थोड़ी कीमत, ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। 145 केजी राइस की ये कीमत है, अगर आप ज्यादा पैसे लगा रहे हैं तो कितने केजी होंगे, डेफिनेटली ज्यादा होंगे, ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आपने सिंपली इसकी वो रेशियोज जिस तरह लिखनी है हम पहले करके भी देख चुके हैं कि 145 के लिए उसे 6,743 रुपए लगाने पड़े, तो कितने केजी के लिए उसे 9,876 रुपए लगाने पड़ेंगे। अब आप इसको लिख लें, इसको इस तरह लिख लें क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, इसको इस तरीके से लिख लें। अब इससे आगे आपने इसे सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है, तो बाकी के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी ऐसे हो जाएंगे। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट का। प्रॉफिट ये है कि आपने एक चीज खरीदी है या आपने एक चीज बनाई है, आपकी उस पर कॉस्ट लगी है और सेल करते वक्त आपने उसे ज्यादा रुपयों में बेच दिया है तो आपको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो तो उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से कम हो तो उसे लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट आपने यूं देखना होता है, आपने सेलिंग प्राइस चूंकि ज्यादा है आपने उसमें से माइनस करनी होती है कॉस्ट प्राइस, लेकिन लॉस में क्या होता है, आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है तो लॉस में आपने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करनी है तो आपको लॉस का पता चलेगा। फिर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस से, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि जो आपकी पहली कीमत थी आपने उस पर प्रॉफिट देखना है कितना आया। फिर इसी तरह लॉस का भी फार्मूला है, तो ये हमारे पास
बेसिक इसके फार्मूलाज हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है ओवरहेड का, कि एक बंदा है वो लाहौर से जाकर एक चीज 500 रुपए की खरीदता है, वो साहिवाल में आके वही चीज बेचने की कोशिश करता है, उसे आने जाने का किराया भी लगा है, चीज को लाने पर खर्चा आया है, फिर उसने दुकान में वो चीज रखी है, उसने दुकान का किराया देना है, उसने बिजली का बिल देना है, सारी चीजें, तो कुछ इस रेट में चीजें बेचेगा कि उसे नुकसान ना हो, तो अपने सारे खर्चे शामिल करेगा। ये जो एक्स्ट्रा खर्चे वो शामिल कर रहा है ना, इन्हें ओवरहेड्स कहते हैं। तो ओवरहेड्स में उसकी मजदूरियां वगैरह भी आ जाएंगी, इंश्योरेंस भी, डिलीवरी चार्जेस भी, शिपिंग चार्जेस भी, रेंट भी, टैक्सेस भी, लेबर भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, रिपेयर भी। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड्स। तो ओवरहेड्स क्या होते हैं? ये दुकानदार के अखराजात होते हैं अपनी मार्केट को लेकर चलने के लिए। तो ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट आपने याद कर लेना है। एक शॉपकीपर है, 560 रुपए की एक किताब खरीदता है, 600 की बेचता है, उसका मुनाफा बताएं। लेकिन 40 रुपए का मुनाफा है और 560 रुपए वाली चीज पर है, तो अब इससे आपको प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये देखें, ये 40/560 ज़रब 100। आपने तो प्रॉपरली यहाँ पर ये अगर सब्जेक्टिव है आपको सारा करना तो आना ही चाहिए। आप पहले कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, फिर सेलिंग प्राइस लिखते हैं, फिर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट निकालते हैं, फिर प्रॉफिट के परसेंटेज का फार्मूला लेकर ये करते हैं। ये तब होता है जब अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो आपको शॉर्ट पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, सलमान बॉट अ डीप फ्रीजर फॉर 52,000। सलमान ने 52,000 का डीप फ्रीजर लिया है, 950 रुपए का उसका खर्चा आ गया ट्रांसपोर्टेशन पर। तो एक्चुअली उसने 52,000 का नहीं खरीदा, उसने 52,950 रुपए का खरीदा है, ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। और सेलिंग प्राइस है 56,250 रुपए। अब आप देखकर बता दें कि उसे फायदा हुआ है कि नुकसान। अगर उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो उसे फायदा हुआ है, तो आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करें, आपको फायदा पता चल जाएगा। अब फायदे की आपने परसेंटेज निकाल लेनी है। तो इस तरीके से आप ये फायदा और नुकसान निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप दुकान पे जाते हो, एक चीज पसंद करते हो और उसका रेट चेक करते हो, उस पर कुछ रेट लिखा होता है, फिर दुकानदार ने लिखा होता है कि मैं इस पर 10% ऑफ दे रहा हूं लिखे हुए रेट पर। तो जो लिखा हुआ रेट होता है उसकी मार्क प्राइस होती है। तो आपने क्या करना है, आपने दुकान पे जाकर देखना है कितने की बेचनी चीज, तो उसके लिए आप देखते हो कि मार्क प्राइस पर वो कितना डिस्काउंट आपको एक्चुअली देगा। फिर आपने डिस्काउंट को परसेंटेज में चेक करना है। आप डिस्काउंट को परसेंटेज में चेक करने के लिए डिस्काउंट को डिवाइड करोगे मार्क्ड प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखें, एग्जांपल है कि एक दुकान पर एक बंदा गया है, 450 रुपए की शर्ट की कीमत लिखी है, 20% डिस्काउंट मिल रहा है, बताएं उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला पता है, तो आप पहले वहां से डिस्काउंट निकालेंगे। जब आपको डिस्काउंट निकल आया तो 450 में से 90 का डिस्काउंट मिलने पर उसने वो 360 रुपए की शर्ट खरीदी है, या फिर दुकानदार ने इतने की बेची है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि एक शॉपकीपर ने 1,485 रुपए की रिस्ट वॉच सेल की है और डिस्काउंट दिया 10%। आप बताएं प्राइस लिखी कितनी हुई थी। अब आपको क्या पता है, आपको पता है सेलिंग प्राइस 1,485 रुपए, आपको पता है डिस्काउंट की परसेंटेज जो क्या है 10%। आपने मालूम क्या करना है, आपने मार्क प्राइस मालूम करनी है। तो अब आप करेंगे क्या, पहले आप देखेंगे कि उसको डिस्काउंट मिला कितना है। तो हम सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल उसकी जो मार्क्ड प्राइस है वो X रुपीज है, तो 100 रुपए पर अगर वो 10 रुपए डिस्काउंट दे तो 90 रुपए की वो चीज है। हम कहते हैं तो अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस 90 रुपए है तो मार्क्ड प्राइस 100 है, अगर ये 1 रुपए है तो मार्क्ड प्राइस 100 डिवाइडेड बाय 90 है। हमने यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर लिया और उससे हमने निकाल ली ये प्राइस, ये हमारे पास 1650 रुपए वहां से निकल आए। तो ये समटाइम हमें यूनिटरी मेथड पे जाना पड़ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, कॉस्ट प्राइस दी, सेलिंग प्राइस दी है, पहले देखें फायदा है कि नुकसान, और फिर आप उसकी परसेंटेज निकालें। हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़े टेक्निकल होते हैं। जमील परचेज करता है घर को इतने रुपयों में, फिर सेल करता है 8% प्रॉफिट पे, बताएं उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। सिंपली आपने फार्मूला ही लगाना है ना, उसकी कॉस्ट प्राइस आपको पता है, आपको प्रॉफिट की परसेंटेज पता है। अगर आपको प्रॉफिट की परसेंटेज पता है तो वहां से आप उसकी फर्दर प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, और जब आपको प्रॉफिट पता चल गया तो प्रॉफिट में आप उसकी कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। चले आपके लिए हम इसे करके देख लेते हैं। ये लिखा है 92,50,000 रुपए में उसने मकान खरीदा है, 92,50,000 रुपए में खरीदा है, तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है।
92,50,000 रुपए। उसका प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 8% है। तो पहले तो आप वो फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट की परसेंटेज बराबर होती है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहां से हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 8 है। प्रॉफिट हमने फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 92,50,000 और ये 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमने प्रॉफिट चूंकि फाइंड आउट करना है, इसको इधर रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज इधर ले आते हैं। तो 8 से 100 को डिवाइड करेंगे, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड, ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 92,50,000। अब आप 20 से कैंसिल करेंगे, 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जब आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाएगा तो आपने अपने प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में जमा करना है, तो आपके पास आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। यहां पर मैं हर एक चीज को आपके लिए जमा तफरीक ज़रब तकसीम इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने वीडियो की जो ड्यूरेशन है उसको भी ज़हन में रखना होता है। तो आप लोग ये सिंपली जमा तफरीक ज़रब तकसीम तो कर ही लेंगे, ये हमारा आप लोगों पर कॉन्फिडेंस है कि अब आपको इतनी मैथ करवा दी है कि जमा तफरीक ज़रब तकसीम में आप लोग नहीं फंसेंगे। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फैन है वो सेल किया गया है 19,516 रुपए में, डिस्काउंट लिया गया 14%, उसकी मार्क प्राइस बताएं। अब आपको क्या पता है, उसकी सेलिंग प्राइस पता है 19,516। आपको डिस्काउंट की परसेंटेज भी पता है, डिस्काउंट परसेंटेज वो है 14%। आपने फाइंड आउट क्या करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है मार्क्ड प्राइस। अब आपके पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि डिस्काउंट की परसेंटेज बराबर होती है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100। आपने इसको फाइंड आउट करना है, तो आपने इसी की तरफ ही इस क्वेश्चन को लेकर जाना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने आफ्टर ऑल इसी की तरफ लेकर जाना है। तो उसके लिए आप वही तरीका लगाएंगे, वो यूनिटरी मेथड वाला, यानी कि आपने वो यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है और उससे आपको पता चल जाएगी कि इसकी मार्क प्राइस क्या है। अच्छा, नेक्स्ट ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इसी वे में आपने करना है। फिर हम मार्कअप पे आते हैं। मार्कअप क्या है कि जब एक पर्सन कोई चीज इंस्टॉलमेंट्स में लेता है या फिर किसी से उधार लेता है तो समटाइम उस पर मार्कअप लगता है। तो व्हेन समवन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक, या किसी दूसरे से बोरो कर लेता है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ती है, वो एक्स्ट्रा मनी कहलाती है मार्कअप। तो वो अमाउंट जो एक्चुअल प्राइस में आप ऐड करते हो उसे मार्कअप कहते हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट्स वाले केस में भी होता है, उधार वाले केस में भी। तो इसका आपने फार्मूला क्या याद करना है, इसका फार्मूला ये होता है कि मार्कअप या सिंपल इंटरेस्ट, इसे सूद भी कह लेना चाहिए। तो ये मार्कअप या सूद किसके बराबर होता है, असल रकम के मल्टीप्लाई कितने % सूद लगना है और कितने साल के लिए लगना है। तो ये आपके पास होगा। तो फिर एट द एंड वो बंदा कितने पैसे पे कर रहा है, वो एक्चुअली कितनी अमाउंट पे कर रहा है, वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप, ये वो दोनों चीजें मिलाकर उसका एक्चुअल प्राइस बन जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कर लेनी है। अच्छा, जो बंदा रकम दे रहा है, जो बंदा रकम ले रहा है उसको हम डिबेटर कहते हैं, जो रकम दे रहा है उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। तो ये हमारे पास है हु बोरोज द मनी, हु लेंड्स द मनी। तो एक्चुअली रकम देने वाले को डिबेटर और रकम लेने वाले को हम क्रेडिटर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट। तो इंस्टॉलमेंट्स जो होती है ये मुख्तलिफ होती हैं, 6 महीने की, साल की, 2 साल की। तो उस पर उसे एक्स्ट्रा रकम देनी पड़ेगी, जिसे मार्कअप कहते हैं। मार्कअप होती है टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। क्या आप एक दुकान पे जाते हो, कहते हैं कि ये कैश में लेंगे चीज, ला के देंगे, और अगर आप किस्तें करेंगे तो फिर वो किस्तें महीनों के हिसाब से होंगी। साल बाद आप इतना देंगे, 2 साल बाद इतना देंगे, तो वो टोटल पेमेंट जो होगी वो आपकी कैश प्राइस से तो डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं दैट विल बी नोन एज मार्कअप। तो वो फुल पेमेंट जो आप एक ही वक्त में पे कर देते हैं वो कैश प्राइस कहलाती है। अच्छा, जब आप इंस्टॉलमेंट में चीज लेते हैं तभी भी बंदा जो आपको चीज बेच रहा है वो ये देखने के लिए कि क्या आपके पास पैसे हैं भी कि नहीं, वो आपसे शुरू में कुछ रकम ज्यादा ही लेता है। तो जब आप शुरू में जो इंस्टॉलमेंट, पहली तगड़ी इंस्टॉलमेंट देते हैं उसे डाउन पेमेंट कहते हैं। यानी कि अगर मैंने 20 लाख का प्लॉट लेना है तो वो हो सकता है कि मुझे कहें कि कम से कम स्टार्ट में तो आप 5 लाख दें, बाकी की किस्तें कर लेंगे। तो जो 5 लाख में दे रहा हूं वो डाउन पेमेंट होगी। तो यहां पे हमने मार्कअप या इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 80,000 की रकम पर 5 साल के लिए और 7% के रेट पर। तो मार्कअप जो है दैट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ मार्कअप
मल्टीप्लाई टाइम ड्यूरेशन। तो ये इसको हमने डिवाइड कर देना है 100 से, क्योंकि ये जो आपके पास परसेंटेज में होती है। तो P 80,000 है, R यानी कि रेट ऑफ ये 7 डिवाइडेड बाय 100 है एक्चुअली, ये जो 100 नीचे ये यही वाला है, और टाइम ड्यूरेशन है 5 साल। जब आप ये करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि मार्कअप उसने कितना देना है, 28,000 देना है। 80,000 की चीज थी, 28,000 वो एक्स्ट्रा देगा, तो ये तकरीबन 1,08,000 रुपए उसने एक्चुअली पे करने हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया मार्कअप का। ये सारे क्वेश्चंस उसी के हैं। नेक्स्ट उसकी एक्सरसाइज आ गई। फिर आ गया कंपाउंड प्रोपोर्शन। अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा प्रोपोर्शंस में रिलेशनशिप देखना होगा तो उसे कंपाउंड प्रोपोर्शन कहेंगे। ये मजीद टेक्निकल हो जाता है। इसमें 3 तरह की क्वांटिटीज हो जाएंगी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3। तो फिर आप उनका रिलेशनशिप लेंगे। अगर तो डायरेक्ट हुए तो सबकी डायरेक्शन सेम रखेंगे, लेकिन अगर कोई इनवर्स हो गया तो आप उसको चेंज कर देंगे। यानी कि अगर तीनों सेम है तो ये x डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू e डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई d डिवाइडेड बाय a। आपने ये रिलेशनशिप बना लिया। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये इनका रिलेशनशिप हमेशा डायरेक्ट नहीं होता, तो फिर क्या होगा। एक केस बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको तुमने हमेशा ऐसे ही लिखना है। हम कहते हैं पहले और तीसरे में तो डायरेक्ट रिलेशन है, तो उनको भी हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, लेकिन दूसरे का इनवर्स है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा कि x डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय e मल्टीप्लाई d डिवाइडेड बाय a। या फिर अगर हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है फर्स्ट और थर्ड का, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट ले लेंगे, इसको डायरेक्ट ले लेंगे, लेकिन जो इनवर्स में उसको उलट ले लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्टनरशिप एंड इनहेरिटेंस के। पार्टनरशिप में क्या होता है, इनहेरिटेंस में क्या होता है, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हुए चलते हैं। पहले कंपाउंड प्रोपोर्शन को देखते हैं, फिर पार्टनरशिप की तरफ आते हैं। अगर 30 लोग हैं, 20 किलो आटा है और 25 दिन है, तो 3 तरह की क्वांटिटीज हो गई, लोग, दिन और केजी में फ्लोर आटा। तो 30 लोग हैं, 25 दिन और 20 किलो आटा है, तो 15 लोग हों तो 30 दिन आटा आपने चलाना है, तो कितना आपको आटा चाहिए। देखें, ज्यादा आटा ज्यादा लोग, ज्यादा आटा चाहिए, कम लोग कम आटा चाहिए, थोड़े दिन के लिए चाहिए थोड़ा आटा, ज्यादा दिन के लिए चाहिए ज्यादा आटा। ये सारा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आप इसे सिंपली यहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना आसान है, आपने रिलेशनशिप देखना होता है। नेक्स्ट है जुबैर और मुमताज ने एक बिजनेस शुरू किया है 80,000 60,000 मिला के। अब जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं उसको आगे चल के मुनाफा भी ज्यादा चाहिए। तो हम कहते हैं, पहले देखते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो क्या बनती है। 80,000 और 60,000 में रेशियो बनती है 8 और 6 की, जिसे मजीद सिंपल करेंगे तो 4 और 3 की रेशियो बनेगी। तो टोटल हिस्से हैं 7, जिनमें से 4 हिस्से जो हैं वो जुबैर के हैं, 3 मुमताज के हैं। तो जब हम मुनाफा निकालना होगा, हम 4 हिस्से जुबैर को देंगे, 3 मुमताज को देंगे। तो हम कहते हैं 7 में से 4 हिस्से जुबैर के हैं और 7 में से 3 हिस्से मुमताज के हैं। इस तरीके से आपने इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरान पास अवे। इमरान जो है उसकी डेथ होती है और उसकी प्रॉपर्टी है 2 करोड़ रुपए की। ये हमारे पास वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। ठीक है, 2 करोड़ की इसकी प्रॉपर्टी है। उसे हमने बांटना उसकी एक बेवा में, एक बेटी में और एक बेटे में। इस्लाम में हुकूक कुछ यूं दिए गए हैं कि बेवा का हिस्सा है 1/8, उसके बाद जो बाकी बच जाएगा उसमें से बेटे के 2 हिस्से हैं, बेटी के 1 हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने इसके शेयर करने हैं। तो पहले हम 8वां हिस्सा बेवा को देंगे, तो 2 करोड़ में से 8वां हिस्सा देंगे तो उसका हिस्सा निकलता है 25 लाख रुपए। बाकी बच गया 1 करोड़ 75 लाख। अब 2 हिस्से बेटे को मिलने, 1 बेटी को, 3 हिस्से और होने, तो 2/3 बेटे को, 1/3 बेटी को। ये हमारे पास रेशियो हिस्से निकल आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी इसी से रेलेवेंट है। फिर है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होती है लाइफ इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जो होती है ये लोग अमूमन करवाते हैं अपनी चीजों के लिए, ताकि अगर किसी किस्म का अनएक्सपेक्टेड लॉस हो तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक अमाउंट पे करे। तो जो कंपनी होगी उसे हम इंश्योरर कहेंगे, वो बाउंड टू पे है, उसने अमाउंट पे करनी है। जिसने इंश्योरेंस करवाई है इंश्योरर, उसने अमाउंट पे करनी है कंपनी को, और वो पे उसने करनी है किस्तों में, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। मंथली करे, क्वार्टरली कर ले या ईयरली करे। इन किस्तों को हम प्रीमियर्स कहते हैं, यानी कि कितने प्रीमियम उसने पे करने हैं। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 1694 में ह्यूज ने, और ये
एक फैमिली है चैम्बरलेन फैमिली, उसमें बड़ा लड़का है जिसका नाम है ह्यू। तो ये पीटर चैम्बरलेन फैमिली है। ये आपने एमसीक्यू के लिए कर लेनी बात। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस के कुछ हम एमसीक्यूज देखते हैं। अकरम ने इंश्योर की अपनी लाइफ को और उसने इंश्योरेंस खरीदी 8 लाख रुपए वाली और 3% रेट पर, तो 3% ऑफ टोटल अमाउंट। ये आपने सिंपली से सॉल्व कर लेना है। 24,000 रुपए उसका जो प्रीमियम है वो उसने हर साल पे करना है। अच्छा, एक पर्सन है उसने 9.5 लाख वाली इंश्योरेंस ली है और एनुअल प्रीमियम वो 30,000 दे रहा है। बताएं वो उसका किस रेट पे दे रहा है। देखें, आपको अमाउंट ऑफ प्रीमियम अगर पता है तो आप रेट ऑफ प्रीमियम मालूम कर सकते हैं। रेट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। तो कितनी अमाउंट का उसने प्रीमियम लिया है। तो रेट जो होता है ये हमारे पास परसेंटेज में होता है, तो रेट को आपने डिवाइडेड बाय 100 लिखना होता है। अब आपको ये पता है रेट आपने मालूम करना, रेट को इधर रहने दें, बाकी सबको उधर ले जाएं। अब अमाउंट आपको पता है उसने 30,000 का प्रीमियम देना है हर दफा, और ये 100 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। टोटल अमाउंट हमारे पास है 9,50,000। तो यहां से आप रेट्स निकाल सकते हो। आप इसके 3 जीरो से कैंसिल करें, ये जीरो इससे कैंसिल करें। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। आपने 300 को 95 से डिवाइड करना है, ये ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो है वो आ जाएगी। अच्छा, अगर आप एक गाड़ी की इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है डेप्रिसिएशन के हर गुजरते साल के साथ गाड़ी की जो कीमत है वो कम होनी है, तो फिर प्रीमियम भी कम पे करना होगा हर गुजरते साल के साथ। तो डेप्रिसिएशन का रेट अगर वो आपको दे देते हैं क्वेश्चन में तो ठीक है, अगर नहीं देते तो हम अमूमी तौर पर यह फर्ज करते हैं कि हर गुजरते साल के साथ 10% जो है उसकी वैल्यू कम होनी है, क्योंकि गाड़ी इस्तेमाल होते रहना है। तो फिर वो आपने प्रीमियम हर दफा अलग निकालना है। जिस तरह पहला प्रीमियम आपने देना है गाड़ी की असल कीमत पर, दूसरा प्रीमियम आपने देना है डेप्रिसिएशन निकाल कर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फिर सेकंड प्रीमियम देंगे, फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे, थर्ड प्रीमियम। हम एक एग्जांपल करते हैं, आपको वहां से ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आमन ने इंश्योर की अपनी कार जिसकी असल कीमत है 6,85,000 3.5% रेट पर 4 साल के लिए। तो बताएं उसने कितना प्रीमियम देना है। भाई पहला प्रीमियम उसने देना है 3.5%, यानी कि 3.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई ये ओरिजिनल अमाउंट है 6,85,000 रुपए, जिसका पहला प्रीमियम आ जाएगा। दूसरी दफा आपने क्या करना है, आपने 6,85,000 में से 10% कम करना है, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6,85,000। पहले साल के बाद इतना डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसकी गाड़ी की कीमत इतनी रह जाएगी। तो दूसरे साल उसने 3.5% प्रीमियम इस रेट पर देना है, फिर अगले साल अगला डेप्रिसिएशन लगेगा तो गाड़ी की कीमत ये रह जाएगी। तीसरा प्रीमियम उसने इसी रेट पर इस कीमत पर देना है, और चौथा प्रीमियम जो होता है आखिरी प्रीमियम, ये हमेशा 0 रुपीज दिया जाता है। लास्ट प्रीमियम इज ऑलवेज 0। तो ये एक्चुअली उसने इतना प्रीमियम पे किया है, यानी कि 64,972 रुपए। अब साफ ज़ाहिर है जितनी भी गाड़ियां सड़क पर हैं सबके सब एक्सीडेंट तो नहीं ना हो रहे, तो इसलिए कंपनीज को तो मुनाफा ही होता है। एक पर्सन है उसने अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर किया 2% रेट पर, और उस वो एनुअल प्रीमियम दे रहा है 13,000 रुपए। तो उसकी प्रॉपर्टी का रेट मालूम करें। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का रेट है x, तो टोटल प्राइस x आ गई। हमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी पता है, रेट भी पता है, तो हम जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपली फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ये नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज आ गई। फिर है कन्वर्टिंग करेंसीज। ये पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसमें से इंपॉर्टेंट चीजें आपको करवा देता हूं, क्योंकि करेंसी के रेट बढ़ते और कम होते रहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि $1 जो है वो 180 के करीब पाकिस्तानी रुपीस का है। अब हम जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा हो चुका है, 300 के लगभग हो चुका है। तो आपने यहाँ पर याद करने वाली चीजें ये हैं कि यूएसडी क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। आपने बस ये याद करना। पीकेआर क्या है, पाकिस्तानी रुपया। जीबीपी क्या है, ये ब्रिटिश पाउंड स्टिरलिंग है। आपने यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। जीबीपी ये एब्रीवेशन नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये बीपी ब्रिटिश पाउंड स्टिरलिंग अमाउंट है। फिर हमारे पास यूरो है, EUR, ये यूरो को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, उसके बाद कौन सा है, कनेडियन डॉलर, CAD, कनेडियन डॉलर। तो ये आपने जस्ट MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। तो ये हमारे पास समरी आ गई। हम अपनी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो अगर हमने इफ द रेशियो A/B इज द सेम एज द रेशियो C/D, तो हम इसे कैसे लिखेंगे,
A/B C/D, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है। A method in which we calculate the value of a number of things by finding the value of one thing, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। अगर दो क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन हो तो उसे y इज इक्वल टू kx लिखते हैं। अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो वो प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस में हम कौन सी अमाउंट ऐड करते हैं सेल प्राइस निकालने के लिए? एन अमाउंट दैट इज एडेड टू कॉस्ट प्राइस टू कैलकुलेट द सेल प्राइस। अब ये हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है। हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करें तो हमारे पास हमारी सेल प्राइस आती है। नेक्स्ट है मार्कअप। क्या होता है? मार्कअप होता है कि आपने जो टोटल पेमेंट की है माइनस कैश प्राइस, कि अगर आप कैश में रकम देते वो आपकी थोड़ी होनी थी, तो उसमें मार्कअप ऐड करके टोटल पेमेंट बनती है, तो ये आपका मार्कअप विल बी इक्वल टू टोटल पेमेंट माइनस कैश प्राइस। तो यहां पर हमारी ये रिव्यू एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 3 था क्लास 8 की मैथमेटिक्स का, विच इज अबाउट फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। तो इसमें से अगर आपकी कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और मैथमेटिक्स से लेकर हमारे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन का फायदा ये होता है कि यहाँ पर ऑन स्क्रीन वीडियो लेक्चर में हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब जहां पर जिस किस्म की स्टेटमेंट में फंसेंगे वो हम आप लोगों को साथ साथ क्लियर करवाते जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को सब चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।